मैंने आपको बताया था बच्चों कि आज हम लोगों को जो है वांट ऑफ फैक्टर पढ़ना है। इस संडे को आपको सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट आएगा, पूरा टेस्ट आएगा। इसमें एक ही लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है ना, वांट ऑफ फैक्टर इसमें बचा हुआ है लास्ट टॉपिक। तो आइए सर हम लोग वांट ऑफ फैक्टर को पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्या होता है वांट ऑफ फैक्टर। तो सर यहाँ पे आपके पास एक वांट ऑफ फैक्टर वाला टर्म है। ये वांट ऑफ फैक्टर को हम काई से इंडिकेट करते हैं, क्या ये होता है और किस तरीके से हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए बच्चों इसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। सर संडे सिर्फ सॉल्यूशन का ही है कि फिर लाइक तो वो फर्स्ट चैप्टर भी आएगा? मैंने तो अभी सॉल्यूशन ही बोला यार, फिर अभी देखते हैं क्या है। वांट ऑफ, सर तो मतलब हम प्रिपेयर कौन सा सिर्फ सॉल्यूशन ही करें ना? फिलहाल तो सॉल्यूशन ही पढ़िए। हाँ, तुमको बताया नहीं वहां सर ने? नो सर। पूछ लेना ना। ठीक है ना। तो ये इसका लास्ट टॉपिक है, तो लास्ट टॉपिक है सर ये, इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लास्ट टॉपिक है तो इसी में जो है बस उसके बाद ये इस चैप्टर का हो जाएगा। तो वांट ऑफ फैक्टर को बच्चों आप लोग आई से इंडिकेट करते हैं। ये वांट ऑफ फैक्टर किसी भी सॉल्यूट के लिए, फॉर ए सॉल्यूट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सॉल्यूट के लिए हमारे पास जो है तीन टाइप के होते हैं ये। पहला हमारे पास बच्चों ये होता है डिसोसिएशन। सॉल्यूट में पहला इसमें होता है वांट ऑफ फैक्टर, पहला टाइप इसमें आता है डिसोसिएशन का। दूसरा बच्चों आपके पास आता है एसोसिएशन का। और सर तीसरा आपके पास आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, टूट जाना। मतलब ए बी है और ए बी को अगर आप डिसोशिएट करोगे तो ये ए और बी नेगेटिव में टूट जाएगा। ठीक है ना। और एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, मतलब जुड़ जाना। जुड़ जाना समझ रहे हैं ना बच्चों। आपके पास मान के चलो दो ए थे, तो आपका वो एक घूट गया, ए टू बन गया, तो ये आपका एसोसिएशन हो गया। ठीक है ना। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कुछ नहीं, खाली ये से ऐसे ही बना। बोला ये जाता है वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू डिसोसिएशन के लिए 1 greater than 1 होती है, इसके लिए लेसर देन 1 होती है, और इसके लिए इक्वल टू 1 होती है। अब बात यह है कि सर ठीक है, डिसोसिएशन, एसोसिएशन और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाले टर्म को हम पढ़ रहे हैं कि किसके लिए 1 है किसके लिए 2 है, ये आपको पता। आइए एक एक करके डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं, डिसोसिएशन से स्टार्ट कर। ठीक है ना। सर एक्चुअली में डिसोसिएशन किसको बोला जाता है, क्या होता है, किस तरीके से मॉलिक्यूल डिसोशिएट होते हैं, कैसे हम वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, ये सारी की सारी चीजों को आइए हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो पहला मैंने आपको बताया बच्चों डिसोशिएशन। डिसोशिएशन का मीनिंग होता है टूट जाना, किसी चीज का टूटना का मीनिंग हो गया सर डिसोशिएट हो गया। भाई जाहिर सी बात है, अगर आपके पास कोई चीज है वो अगर टूट रही है तो आप क्या बोलेंगे, सर वो डिसोशिएट हो रही है, यही तो बोलेंगे आप लोग, है ना। इन ए केमिकल रिएक्शन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज कोई एक केमिकल रिएक्शन ए बी था,
ए बी में क्या हुआ, आपने देखा कि ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में ये टूट, तो ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं डिसोशिएट हो गया। अब देखो, एक एक्चुअली हमारे पास दो, सपोज आपने क्या किया, इस ए बी को, इस ए बी आपके पास क्या था, सॉल्यूट, और अब आपने इसको क्या किया, किसी सॉल्वेंट में मिक्स किया। किसी सॉल्वेंट में ए बी को डिसॉल्व करेंगे तो ये टूटेगा, टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो अब ये जो ए बी का जो मास आएगा ना, टूटने के बाद जो ए बी का जो मास आएगा वो मास ऑफ थ्योरेटिकल हो जाएगा। ए बी का टूटने के बाद जो मास आएगा ना, वो मास ऑफ थ्योरेटिकल आएगा, और जो पहले से मास था ऑब्जर्व मास, और यहाँ पे जो पहले से मास था वो मास क्या था, ऑब्जर्व। टूटने के बाद क्या चेंज उस ए बी के मास में आया, वो आपका थ्योरेटिकल मास, ठीक है ना। और पहले टूटने से पहले क्या मास था, वो ऑब्जर्व्ड मास था पहले से, ठीक है ना। तो बच्चों वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू हमेशा होता है थ्योरेटिकल मास डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व्ड मास। थ्योरेटिकल मास इक्वल टू होता है, ठीक है ना, ऑब्जर्व्ड मास। वो दिक्कत किसी को तो नहीं आ रही है ना, ध्यान से देख लो भाई, अगर कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ, है ना। और इजिकल टू हमारे पास एक फॉर्मूला, बेसिकली वांट ऑफ फैक्टर निकालने का यही फॉर्मूला है। और एक और फॉर्मूला बच्चों, वैसे हमारे पास एक ग्रेजुएशन लेवल पे इसका डेरिवेशन है, यहाँ पे इसका डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, ओनली इसका फॉर्मूला आपको दिया गया है ग्रेजुएशन लेवल पे। इसका डेरिवेशन आपके पास है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। आई इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला है 1 + n - 1 अल्फा। एक फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन बच्चों ग्रेजुएशन लेवल पे है, और यहाँ पे इसका ओनली फॉर्मूला दिया है, वेयर अल्फा इज इक्वल टू आपको दिया गया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू होती है, n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ आयन, सर वो मेरा थोड़ा नेटवर्क इश्यू था, तो आपने ऊपर जो समझा है वो ए बी सॉल्यूट और वो सब आप वापस समझाओ। ओके एक मिनट रुकते हैं। देखो बच्चों, कौन सा ये मास वाला कह रहा है क्या, हाँ सर, वो ऊपर आपने ए बी सॉल्यूट वाला ओके ओके ओके। बच्चों सपोज इधर आपने से। क्या किया कि सर ये ए बी को आपने क्या किया, पानी में डिसॉल्व किया, तो ये डिसोशिएट होगा, जाहिर सी बात है। तो डिसोशिएट जब पानी में डिसॉल्व करने के बाद इसके मास में कुछ चेंज आएगा, इस मास को बोलते हैं आपका, ठीक है ना, इस मास को हम लोग बोलते हैं बच्चों ये थ्योरेटिकल मास। सॉरी एक मिनट है, सॉरी, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, पानी में डिसॉल्व करने के बाद इसका जो मास हो जाएगा ये थ्योरेटिकल मास आता है, ठीक है ना। और पहले इसका क्या मास था, क्या मास था पहले से, ऑब्जर्व क्या था, वो था ये वाला मास। तो पहले शुरुआती मास ये हो गया, और ये आपका थ्योरेटिकल मास। तो I इज इक्वल टू m ऑफ द थ्योरेटिकल अपॉन m ऑफ द ऑब्जर्व्ड, ये आपके वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू। ये डेरिवेशन मैंने आपको बताया बच्चों, ये ग्रेजुएशन लेवल पे दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा इसको आपको ध्यान रखना है, वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड n इज द नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस बाय द कंपाउंड। n का मतलब हो गया कि सपोज सर ए बी यहाँ से टूटेगा, ए बी जब टूटेगा तो ए प्लस और बी माइनस में टूटेगा, तो मतलब इस ए बी से कितने आयन बन रहे हैं, 2 आयन बन रहे हैं, तो n की वैल्यू इसके लिए 2 आ जाएगी। समझ में आ रही बात क्या। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m ऑफ थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय m ऑफ ऑब्जर्व्ड इक्वल टू 1 + n - 1 ये वैल्यू हो सकती है 1 + n- थ्योरेटिकल मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मास इज इक्वल टू 1 + n - 1। कोई दिक्कत किसी को है तो बोलो।
अरे किसी को कोई डाउट? बोलो रे बच्चों। ओके, चलिए सर आगे और इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए बच्चों, हम लोग थोड़ा सा इस डिसोसिएशन को पढ़ते हैं आगे और आगे। देखिए सर, हम लोग डिसोसिएशन टर्म को इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है, इलेक्ट्रोलाइट आपको मैंने बताया था विच कैन आयनाइज इन आयन। पढ़ लिया है ये आपने? जो आयंस में टूट सकता है, तो पहला इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? 100%। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या अल्फा की वैल्यू हमेशा कितना होता है सर? 100% होता है। इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। इट मीन्स अल्फा की जो वैल्यू होगी ना बच्चों, वो 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात वही होगी, कंप्लीटली आयोनाइज हो गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया कंप्लीटली आयोनाइज हो गया। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% हो जाएगी। तो देखो एन की वैल्यू कैसे पता लगेगा बच्चों? इधर देखिए, इधर देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। अब देखो आई इज इक्वल टू क्या होता है, बोला मैंने 1 + n-1 अल्फा। तो 100% का मतलब क्या हो गया? अल्फा इज इक्वल टू 1। तो अगर देखो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 + n-1 इंटू 1 के इक्विवेलेंट इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रही बात क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को इस बात को समझने में? बोलो, बोलो रे बच्चों। अब देखो सर, यहाँ से सपोज HCl होगा, तो HCl के लिए अगर आप यहाँ से इसको तोड़ोगे तो H++ Cl- में तोड़ोगे तो N की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे 2 आ जाएगी। सपोज आपके पास HNO3 है, सॉरी H पॉजिटिव और प्लस NO3- आयन में टूट जाएगा। N इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 आएगा। सर सपोज H2SO4 है, तो बच्चों ये 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव 2 नेगेटिव में टूटेगा। N की वैल्यू कितनी आएगी इसके लिए? 2 आएगी, नहीं आएगी? बोलो रे हाँ या ना, बोलो भाई। यस यस सर। HClO4 है, तो सर ये H पॉजिटिव और ClO4 नेगेटिव में टूटेगा। तो N की वैल्यू कितनी आएगी इसके लिए? सर 2 के इक्विवेलेंट आ, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व कर सकते। सर सेम इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस का केस चेक करो। तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या हो गया? वही सर जैसे NaOH है ना। अब बताओ NaOH अगर टूटेगा तो N की वैल्यू कितनी आएगी इसके लिए? बोलो सब लोग, बोलो सब लोग, बोलो कितना 2। आएगा? तो या सर आपके पास KOH टूटेगा तो कितना आएगा? सर, मीटिंग में वो रोहन को अंदर लाना है। रोहन नहीं आया है भाई। तो ये सर Ba2 पॉजिटिव प्लस 2OH- में टूटेगा। N की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? 3 आ जाएगी। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा है? बोलो। यस सर। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। सर सपोज कुछ सॉल्ट हैं, NaCl,
तो NaCl के लिए N की वैल्यू कितनी आएगी? दूसरा है Na2SO4, फोर के पॉजिटिव प्लस N की वैल्यू कितनी आएगी? 5। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? बोलिए, बोलो रे बच्चों। ओके, चलिए यहाँ तक तो सर आप सीखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत समझना कि सर इसको खाली एक कहानी पढ़ा रहे हैं, दिस इज नॉट स्टोरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, इसलिए मैं अभी आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ बच्चों, आप इसको थोड़ा सा, ठीक है ना। अच्छा, अब आपका ये तो हो गया एक क्वेश्चन डिसोसिएशन का कंप्लीट। एक और हमारे पास है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तब हम एसोसिएशन पढ़ते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लेते हैं। अभी तक आप ओनली नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाले क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने बताया बच्चों I इज इक्वल टू 1 होता है। I की वैल्यू हमेशा क्या होती है? इसके लिए 1 होती है, कोई भी चेंज नहीं होता है। 1 रखो ना रखो बात एक ही है। तो ये ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जो कैन नॉट आयोनाइज। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जो वाटर में आयोनाइज नहीं हो सकते हैं, उनको बोला जाता है बच्चों कि क्या? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना। अब देखो सर, सपोज कहने का मतलब ये है, ये जो कंपाउंड है ना, ये पानी में सोल्यूबल तो होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर, बट नॉट ब्रेक इन आयन। अच्छा, आप एक बात बताओ, अगर आपने शुगर को वाटर में डाला, शुगर पानी में डिसॉल्व तो होता है लेकिन आयंस में टूटता है क्या? बताओ, क्या शुगर अगर पानी में डिसॉल्व तो होता है लेकिन बच्चों आयंस में टूटता है क्या? कभी सुना आपने? नो सर। सब लोग बोलो। No, sir. ओके, हाँ, तो ऐसे, तो अब NaCl तो टूटता है ना, पानी में टूट जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग बात करना चाहते हैं, सर अगर आप फॉर एग्जाम्पल बात करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनका आंसर देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? तो पहला ये आपका हो जाएगा यूरिया, दूसरा आपका हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है ना, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। तीसरा आपके पास क्या हो जाएगा? सुक्रोज। और चौथा आपके पास क्या हो जाएगा? कैन शुगर। एक आपके पास ग्लूकोज हो गया, दूसरा आपके पास जो है क्या हो जाएगा? एक आपके पास ग्लूकोज हो गया, दूसरा आपके पास यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, कैन शुगर हो गया। ये सारे इसके एग्जाम्पल है। कहने का मतलब ये है सर, अल्फा की वैल्यू इनके लिए 0 होती है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये सब बातें, अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा और क्वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1। समझ में आई बात क्या? तो ऐसे कंपाउंड के लिए m ऑफ थ्योरेटिकल इज इक्वल टू m ऑफ ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड मास ऑफ थ्योरेटिकल मास की वैल्यू इक्वल होगी। किसी को कोई बात पूछनी है तो बोलो। सर इतना एक बार ऊपर से फिर से समझा दो ना, मैं लीव हो गया था, वाईफाई डाउन हो गया था इसलिए। कहाँ से कह रहा है? यहाँ से? नहीं सर, पहले सॉल्ट से ऊपर ऊपर से एक बार समझा दो ना थोड़ा। अरे ये जैसे NaCl में टूटेगा तो दो आयन्स में टूट रहा है ना, Na प्लस Cl माइनस 2 आयन में टूट गया। ये भी Na2SO4 टूट रहा है तो 3 आयन में टूट रहा है, 2 ये है 1 ये है। ये भी टूट रहा है तो देख ले 5 आयन में टूट रहा है, ठीक है ना। ऐसे आपके पास क्या है,
नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया कि सर ये आपका जो है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया कि आई की वैल्यू 1 होती है, कांट आयोनाइज, आयोनाइज नहीं हो सकते हैं सॉल्यूशन में। ये पानी में डिसॉल्व तो होंगे लेकिन सर आयंस में ब्रेक नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात यह है सर, ये पानी में आपका डिसॉल्व तो होंगे लेकिन बच्चों ये आयंस में जो है डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, इनके लिए आयंस में जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 होगी, एम ऑफ द थ्योरेटिकल इज इक्वल टू एम ऑफ द क्या हो जाएगा, एम ऑफ द थ्योरेटिकल इज इक्वल टू एम ऑफ द क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड मास के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब बता, यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ा रहा हूँ बच्चों मैं आप लोगों को, क्योंकि अभी आपको कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था ना, वो क्वेश्चन भी इसी पे रिलेटेड। तो आइए एक और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, इसका नाम है एसोसिएशन। देन हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन इसको इन्वॉल्व करके जरूर आएगा। अभी तक आपने जो भी न्यूमेरिकल किए ना, या तो आपने यूरिया वाला किया, या आपने ग्लूकोज वाला किया, या सुक्रोज वाला किया, या कैन शुगर वाला किया, देख लो आप न्यूमेरिकल यही किया आपने अभी तक। मतलब सर आपने जो अभी एग्जांपल दिया है यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, वो सारे वाटर में सॉल्युबल होता है, ब्रेक डाउन आयन आयन फॉर्म में होता है। सारे के सारे नहीं होंगे, लेकिन जो भी होंगे आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होंगे, कुछ सॉल्युबल तो होंगे। यूरिया भी सॉल्युबल है, कैन शुगर भी सॉल्युबल ही है, सुक्रोज भी सॉल्युबल ही है, बोल ग्लूकोज भी सॉल्युबल है। अब क्या बोल रहा है, बोल। तो आयन आयन फॉर्म में ब्रेक हो गए सारे या सारे नहीं होंगे सर? वो नहीं होंगे, ब्रेक नहीं होंगे, आयंस में ब्रेक नहीं हो सकते हो, समझा। यस सर। और उनका थियोरेटिकल और ऑब्जर्वेशन कैसे होगा सर? हाँ बिल्कुल। अरे एम ऑफ द थ्योरेटिकल अपॉन एम ऑफ द क्या होता है, एम ऑफ द ऑब्जर्व्ड होता है, इजिकल टू क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर। जब वांट ऑफ फैक्टर की सर वैल्यू 1, अल्फा 0 हो गया। हाँ ओके सर। है ना। ओके चल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो एक बात और बता देता हूँ मैं आपको। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखिए बोलेगा कैलकुलेट द आई फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl इज आयोनाइज 10%। आपको वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl इज आयोनाइज 10%। तो आप बच्चों जानते हैं HCl को जब भी आप ब्रेक डाउन करोगे तो सर ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूटेगा। तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, यहाँ पे 2 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। सर अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10/100 आ जाएगा। तो सर ये कितना आ जाएगा, इससे इसको कैंसिल करो तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 0.1, ठीक है ना। ओके, दूसरा आप यहाँ पे देखिए, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आपका ये हो गया। और तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए वांट ऑफ फैक्टर आपका ये हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या बोले, 1 + n-1 अल्फा हो जाएगा बच्चों, बोलो भाई। तो 1 + 2 - 1 × 0.1 इक्वल टू 1 प्लस ऐसे हो जाएगा 0.1 इक्वल टू 1.1 क्या हो जाएगा, इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे इसको, से यस और नो, बोलो रे सबके सब। Yes, sir. ओके चलो आइए बच्चों आगे जा। अब हम लोग पढ़ते हैं एसोसिएशन।
बच्चों एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन का मतलब हो गया कि आपके पास दो आयन थे और उससे एक आयन बन गया, एसोसिएट हो गया, मतलब ज्वाइंट होना। ज्वाइंट होना को बोलते हैं एसोसिएट होना। ज्वाइंट होने का मीनिंग क्या हो गया बेटा? एसोसिएट होने को बोलते हैं ज्वाइंट, है ना? तो सर ये आई इज लेसर देन 1 होता है, इसके लिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए बच्चों, अगर मैं 2a से अगर एक A2 बनाऊंगा तो उसको बोलते हैं डाइमर, है ना? डाइमर का मतलब दो मर, मतलब दो चीजों से मिलकर एक चीज बनी, दो चीज एक बन गई, दो बातें जो है, दो चेन एक हो गए हैं तो उसको बोलते हैं डाइमर। ये दोनों एक हो गए हैं तो इसको बोलते हैं डाइमर। अगर 3a से A3 बोलूंगा तो क्या बोलेंगे आप? तीन चीजें मिलकर एक बन गई है तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइमर। अरे समझ रहे हो क्या? तो एन चेंज है, एन ए है, तो ए एन बन जाएगा तो इसको बोलते हैं, एन का मतलब बहुत सारे, एन का मतलब बहुत सारे, तो ये हो जाएगा पॉलीमर, है ना? डाई का मतलब दो, दो मर्स, दो चीजों से मिलके, दो एटम से मिलके एक बना है, तीन से मिलके एक बना है, चार से मिलके एक बना है, पांच से मिलके एक बना है। पेंटामर, टेट्रा, टेट्रामर, ट्राइमर, ये सब। तो सर ऐसे कंपाउंड के लिए वांट ऑफ फैक्टर हमारे पास फॉर्मूला है। मैंने आपको बताया कि बच्चों इसका डेरिवेशन अभी आपके पास नहीं, लास्ट में है, चैप्टर के लास्ट में, तो अब जो अगली क्लास आएगी उसके बाद उसमें डिटेल से दिया रहता है। आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1/n-1, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। एन तो वही होता है जो था, बीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों डिग्री ऑफ एसोसिएशन, या इसको बोलते हैं, ठीक है ना? जैसे डाइमर के लिए डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन, ट्राइमर के लिए डिग्री ऑफ ट्राइमराइजेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसका समझ में नहीं आ रहा है क्या? Sir, आ रहा है। ओके, तो सर ये हो गया जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको अपनी कॉपी में लिख लो बच्चों। आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों सपोज एक क्वेश्चन आएगा, एसिटिक एसिड is dimerized, acetic acid is dimerized in benzene up to 30%। आई की वैल्यू, डाइमराइज का मतलब दो, एन की वैल्यू दो आएगी, डाइमराइज का मतलब तीन, तो एन की वैल्यू तीन आएगी। समझ रहे हैं क्या? आई निकालना है तो बच्चों जब डाइमराइजेशन, डाइमराइज, ट्राइमराइज, ऐसा टर्म, एसोसिएशन, ये सब चीजें लगी लिखे हुए रहते हैं क्वेश्चन में, जब आ जाते हैं तो आपको हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज करना है। हमेशा बच्चों आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा वाला? I is equal to 1 plus 1/n-1। n की वैल्यू सर इसमें 1 हो जाएगी, बीटा 30%। समझ रहे हैं ना? लिखा हुआ है ना? सर डाइमराइज है तो N2 नहीं होगा। हाँ n2 होगा ना। ओके, तो अब वांट ऑफ फैक्टर आप निकाल लोगे, यस निकाल सर। लोगे। जेनील कर लेगा बेटा? यस सर। ओके, अब सुनो बच्चों, अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे,
सब क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो आपने कॉपी में लिखे हैं जरा देख, सब में यूरिया, कैन शुगर, शुगर, यही सब है, यही सब है ना, है या नहीं है बताओ? है या नहीं है? क्यों? क्योंकि सर उनके लिए हमेशा वन ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? वो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो उनके लिए वन ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमेशा किसके इक्विवेलेंट होती है? 1 के इक्विवेलेंट होती है क्या? अगर सपोज आपको KCl आ गया, NaCl आ गया, HCl आ गया, NaOH आ गया, समझ रहे हैं ना, Na2SO4 आ गया, तो इनके लिए, तो ये तो इनके लिए वन ऑफ फैक्टर की वैल्यू चेंज होती है ना। सब के लिए आप फॉर्मूला आपको सब में आई चढ़ाना है। देखो तो स्पेशली हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेक करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेक करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या था? RLVP था, तो हमने क्या लिखा था? डेल्टा P/P0 इज इक्वल टू एक्स ऑफ सोल्यूट। तो बच्चों ध्यान रखिए, यहाँ पे आगे से क्या आएगा? आई आएगा, समझ रहे हैं ना? वहां पे तो हमने ऐसे सॉल्यूशन लिए थे जिनका आई की वैल्यू 1 थी, इसलिए मैंने कहा हमने आई कंसीडर नहीं किया था। और मेन फॉर्मूले में सब में आई चढ़ के आएगा, ठीक है ना? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB इज इक्वल टू आई इंटू KBM। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इज इक्वल टू, ऐसा आ जाएगा, समझ रहे हैं क्या? और ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू ICR। अरे समझ रहे हो क्या? Yes, sir. अब सुनो, एक बात ध्यान रखना, डेल्टा TB ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा TF। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। इस बात को अपने माइंड में छाप लो, बिल्कुल छाप लो, अभी के अभी छाप लो, ठीक है? अब ऑलवेज बच्चों आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना? चलिए आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 minute, sir. नोट कर लो भाई, सब नोट कर लो बच्चों। सर मतलब वो अब डेल्टा टीवी ज्यादा होगा तो डेल्टा टी एफ लेस होगा, वही बोल रहे हैं सर? हाँ हाँ, ये हमेशा कम होगा, ये ध्यान नोट कर लो इसको। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट अपोजिट ही होगा ना एक दूसरे, समझ रहे ना? आज के बाद आपको ये फॉर्मूले यूज करने हैं बच्चों, और मैं आपको बता देता हूँ 101%, 101% मैं आपको गारंटी देता हूँ जरूर क्वेश्चन आएगा, जरूर क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT JEE और मेडिकल दो। मिटा दूं? अरे मिटाऊं या नहीं बोलो? Yes, sir.
देखो क्वेश्चन है 0.002 molar solution of NaCl having degree of dissociation of 90 at 27 degrees. Calculate the osmotic pressure. देखो एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी चीजें डिसोसिएशन वाले टर्म का अगर उसने अल्फा की वैल्यू दी है सही है, डिसोसिएशन में अल्फा की वैल्यू अगर दी है तब तो सही है, नहीं तो अल्फा हमेशा कितना मानना है 100% ही मानना है। समझे या नहीं समझे? भूमिका तिवारी समझे या नहीं समझे? Yes, sir. तन्मयी समझे आप क्या बोला मैं? रुद्रा, श्री, रोहन, Yes, sir. यश, यस सर। प्राची, सोए हैं, प्रियांशी, प्रथम, प्रथम शाह, Yes, sir. Yes, sir. माही पारी, माही पटेल, कुछ आ रहा है बच्चों समझ में? ओके, तो सर यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन दिया है 0.02 मोलर है, टेम्परेचर आपको 300 केल्विन हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना पाई इज इक्वल टू आपको सीआरटी यूज नहीं करना है, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि NaCl है, NaCl का तो वांट ऑफ फैक्टर होता है, तो ICRT अप्लाई करना है। चलो करो इसको जल्दी से, करो इसको जल्दी से, तब तक मैं एक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। वेरी गुड, और भी करो।
ओके, चलिए आई की वैल्यू निकाली होगी 1 प्लस n माइनस 1। मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, तुम लोग थोड़ा सा कुछ तो करो। अल्फा 1 प्लस n की वैल्यू 2 आएगी इंटू 0.9, अल्फा 90% है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 0.9 इजिकल टू 1.9, दिस इज द आई। पाई इजिकल टू क्या हो जाएगा 1.9 इंटू 0.0, टू इंटू 10⁻³ आर की वैल्यू क्या रखी भाई तुमने, एटीएम में ही रख लीजिएगा 0.0821 इंटू 300, तो कितना आ रहा है, जो वैल्यू आएगी दैट इज एटीएम। सर 0.009। 0.0 सभी का यही आ रहा है कि देख लेना कैलकुलेट, मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर, है ना। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन, पहला दिया है 1 मोलर यूरिया, दूसरा आपको दिया है 1 मोलर HCl, तीसरा आपको दिया है 1 मोलर MgCl2, Na3। बहुत इंपॉर्टेंट, चलो करो इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर निकालो। सर फोर्थ क्या लिखा है? 1 मोलर Na3PO, सर टेम्परेचर कांस्टेंट। यस यस, कशिश कौन है, कशिश आ रहा समझ में? यस सर। शाबाश। तेजश्री, तेजश्री आ रहा है बेटा? यस सर। देखो रे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर निकालो, साथ में बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर निकालो, और साथ में फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर भी निकालो, क्योंकि इनमें से कोई भी एक ऑर्डर पूछ सकता है सेम क्वेश्चन। निकालो, 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना।
नहीं हुआ क्या तब से? है भाई बच्चों? अरे तब से नहीं किया क्या? अरे क्या हुआ तब से? ये तो बड़ा टाइम लगा दिया, मैं तो सोच रहा हूँ तब कर दिया होगा बच्चों ने। अरे कहाँ दिक्कत आ रही है? इधर सुनो, इधर सुनो कैसे निकालते हैं। अरे यार ये तो बड़ा आसान। सर पाई इक्वल टू क्या होता है? आई, कंसंट्रेशन में सेम है, आर भी सेम है, टी भी सेम है, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 1 + n - 1 अल्फा। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एन। अल्फा की वैल्यू 100% है। अब देखो आई की वैल्यू एन के बराबर होगी, तो इसके लिए 1 मोलर के लिए एन की वैल्यू कितनी आएगी? 0। इसके लिए एन की वैल्यू कितनी आएगी? 2। इसके लिए एन की वैल्यू कितनी आएगी? 3। इसके लिए एन की वैल्यू कितनी आएगी? 4। आएगी नहीं आएगी? सर पाई इज इक्वल टू 4 वाले का पाई ज्यादा होगा, देन थर्ड वाले का होगा, देन सेकंड वाले का होगा, देन फर्स्ट वाले का। अरे ये आएगा नहीं आएगा ऑर्डर? बताओ हाँ या ना, बोलो से यस और नो। यस सर। ईशा मोदी क्या कर रही हो तब से आप? सर आपने क्या क्या मतलब वापिस बोलो तो सर। देखो उसको अब पता लग रहा है। पाई इक्वल टू ICRT होता है ना, पाई इक्वल टू ICRT होता है, तो 1 + n - 1 अल्फा हो गया। तो बच्चों एक बात बताओ, कंसंट्रेशन भी सेम है, आर भी सेम है, टी भी सेम है, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के बराबर होगा नहीं होगा? पता होगा नहीं होगा? पाई जो है आई के इक्विवेलेंट होगा। तो सर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन के बराबर होगा, जिसका एन ज्यादा उसी का वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा। तो सर एन यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। किसी को एन में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? तो अगर एन में कंफ्यूजन हो रहा है तो बच्चों वो भी पूछ लें, तो देख लो। और बोलो तो सर सर। लास्ट वाले का एन कैसे निकलेगा? हाँ सर लास्ट वाले का कैसे निकाला सर? तो पूछो ना फिर। आया समझ में ईसा मोदी? यस सर। अब बताओ भाई, अब डाउट किसको आया बोलो? ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। अच्छा एक बात बताओ, अब सुनो रे बाल को, सुनो सुनो सुनो। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यही होगा, ठीक है ना? आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखना, गड़बड़ी मत करना, आंसर वरना नहीं आएगा, 0 नंबर आ जाएंगे। फिर आप बोलेंगे सर ने गलत पढ़ाया था। सर ने गलत नहीं पढ़ाया था, गलत आप करोगे, मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना? सर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? ठीक उल्टा कर देना। फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के मत कर देना। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा उसी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ध्यान रखना। समझ रहे हैं क्या बच्चों? अरे सुन रहे हैं क्या? नहीं समझे? से यस और नो, हाँ या ना तो बोलो यार। सर आ गया समझ। ओके चलिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। मुझे लगता है जो क्वेश्चन अभी मैं करूंगा हो सकता है वो आपके एग्जाम में आए। हो सकता है बच्चों वो सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ये है
1575 2 gram of phenol. 1575 2.2 gram of phenol, ठीक है ना, of phenol is dissolved in 960 gram of salt of Kf equal to 14 Kelvin kg per. If depression in freezing point is 7 Kelvin, ठीक है ना, depression freezing point in 7 Kelvin, then find out degree of dimerization of. सेम क्वेश्चन मैंने बोला बच्चों हो सकता है यही एग्जैक्ट एग्जाम में आ सकता है। 1572.75.2 gram of phenol is dissolved in 960 gram of solvent of Kf is equal to 14 Kelvin per Kelvin kg per mole. If depression in freezing point is 7 Kelvin, then find out the degree of dimerization of. कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं तो बोलो, वरना मैं ही कर देता हूं। करिए तो 2 मिनट। तो बताओ बच्चों, कुछ तो बोलो।
करो आराम से। तो क्या हुआ भाई, कुछ किया क्या? सर मैंने चैट बॉक्स में आंसर दिया। हाँ हाँ, एक दो बच्चों ने ही लिखा हुआ है, मैं देख रहा था। बच्चों, डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन का मतलब हो गया कि सर आई इज इक्वल टू आपको 1 प्लस आपको बीटा की वैल्यू निकालनी है। सर आपको करना क्या है, पहले डेल्टा टी एफ इजिकल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी ऐसा करना है। ठीक है ना, मोलालिटी पहले आई की वैल्यू निकालता, डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ इंटू मोलालिटी। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू कहाँ है भाई, 7 है, डिवाइडेड बाई के एफ की वैल्यू क्या है, 14 है, इंटू मोलालिटी। मोलालिटी का मतलब ये हो गया, ये है ना, तो ये मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 1572.2 डिवाइडेड बाय फिनॉल का मॉलिक्यूलर मास कितना आया, फिनॉल का मॉलिक्यूलर मास है 94.11 94.11। फिनॉल का मॉलिक्यूलर मास अरे फिनॉल का मोलर मास कितना आया, 94.11 आ रहा है। 94.1 क्या आ रहा है, फिनॉल का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, ये हो गया, इंटू आप क्या करोगे इसको 960 और यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई, यही किया ना, यही किया आपने। कितना आया बताइए, आई की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, आई इजिकल टू कितना आया, कुछ बताओगे? तो से इसको कैंसिल किया होगा और
960 ये हो गया। 960 को 2 से कैंसिल कितनी बार किया कुछ पता है क्या? फोर 80 टाइम ये हो रहा है। ये सही जा रहा है ना? कुछ गड़बड़ी तो नहीं आ रही इसमें? नो सर। तो ये कितना आ रहा है? 45 168 डिवाइडेड बाई, इनको ऐड करेंगे आप लोग। तो ये आ जाएगा बच्चों 1572.2 इंटू सर 1000, 0.0286। 28.6 इंटू 10 टू दी पावर -3 आएगा। आई इक्वल टू 0.0286 कितना आ जाएगा? समझ में आ रही बात क्या? बोलो रे। मोलालिटी निकल जाएगी सबसे? कुछ गड़बड़? अब मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। तो सर अब यहाँ से बीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो बीटा कैसे निकालेंगे? आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एन, 1/2 माइनस 1 बीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/2 बीटा, बीटा अपॉन 2 ऐसा हो जाएगा। है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? एक मिनट सर। ये हो जाएगा बीटा अपॉन 2 माइनस बीटा, ऐसे ही हो जाएगा। तो ये अब इसको थोड़ा डिटेल में ऐसे करो। 2 बीटा में से अगर आप एक बीटा कम करोगे तो माइनस ऑफ बीटा बाई 2 ऐसे ही आएगा क्या? यही है? यही होगा? बोलो। कुछ गड़बड़ी तो नहीं आ रहा है? देख लो यार आप लोग। 1 माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू आई हो जाएगा, क्वांटम फैक्टर। सर आपको तो क्या निकालना है बच्चों? आपको तो जो है बीटा निकालना है। तो 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 आई हो जाएगा। बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 आई, यही आएगा क्या? बोलो। 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू ये कितना? सर फिनॉल की C6H6O है तो N2 ही आएगा। एन? हाँ हाँ, यस। डाइमराइजेशन बोला ना, डाइमराइजेशन 2 ही तो आएगा। ओके। सर बोलो। सर वो बीटा इक्वल्स टू 2 माइनस 2i नहीं आएगा? कहाँ पे कह रही है यार? सर हम बीटा अच्छा बाई 2 को अच्छा, ये इधर। वहीं रहने देते हैं और हाँ ये इधर दोनों 1 जगह माइनस आएगा। ऐसा कह रही है। यस सर। हाँ दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा ना। सर 1.94 कितना आ रहा है ये? 1.94। 1.94 बोलना सर। यही कह रहे हो? सबका आंसर यही आएगा? किसी का चेंज आया है तो बोलो, फिर मैं उसको देखता हूँ, दोबारा चेक करता हूँ।
2 मिनट हैं बच्चों, थोड़ा सा 2 मिनट में अभी बता